हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। लास्ट क्लास में हमने फार्मेसी के सिलेबस में फार्मास्यूटिकल टर्म्स, सोर्सेज, नेचर, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया। साथ में हमने जो वेरियस क्लास थी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की उसके बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में डिस्कस करेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। साथ में नेशनल हेल्थ मिशन, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ है फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई केमिकल आया उसको हमने क्या करना है, किसी ड्रग में कन्वर्ट करना है। उस प्रोसेस को हमने फार्मास्यूटिक्स बोला, या फिर हम बोल सकते हैं फार्मास्यूटिक्स सब ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील विद द फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवैल्यूएशन, पैकेजिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म। कि हमने क्या किया, किसी केमिकल को किसी ड्रग में कन्वर्ट किया, उसको फॉर्मुलेट किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसका पैकिंग किया और उसके बाद उसको हमने बाहर मार्केट में सेल कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, फार्मास्यूटिक्स। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिक्स की, तो फार्मास्यूटिक्स का मेन गोल ही क्या होता है कि हमें क्या करना है, एक सेफ ड्रग को बनाना है जो क्या कन्वीनियंट हो हर पेशेंट के लिए। जब भी हम ड्रग बनाते हैं तो हमें क्या करना है, एक तो वो इफेक्टिव हो, सेफ हो, दूसरा उसकी कॉस्ट कम से कम हो। तभी क्या होगा, जितना भी हमारे पेशेंट होंगे उसको परचेज कर पाएंगे। ठीक है, जब भी हम फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं इसमें हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमारा डोज फ्रॉम डिजाइन की टैबलेट बनानी है, फॉर्मुलेशन कैप्सूल बनेगा। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कि उस ड्रग को एनालाइज करना है। एक तो वो प्योर होनी चाहिए, उसकी पोटेंसी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, कि वो किस टेम्परेचर में रहेगी, किस टेम्परेचर में वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी, कि किस टेक्नोलॉजी से उसको बनाया गया है, वो स्टाइल है या नहीं है, उसकी पैकेजिंग कैसे की गई है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल डिस्पेंसर, कि वो किस तरह से पेशेंट के पास पहुंच रही है। ठीक है, तो इन सबको हम किसके अंडर डिस्कस करते हैं, फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है फार्मेसी की, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्रग्स है वो किस तरह से की गई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी कोई नई ड्रग बनी है वो ड्रग हमने किससे बनाई है, नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई है या फिर उसको किसी एनिमल से सिंथेसाइज करवाई गई है। ठीक है, अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी तो यानी कि क्या है, हम कोई भी नई ड्रग्स बना रहे हैं किसी नेचुरल प्रोडक्ट से, उसको सिंथेसाइज करवा के या फिर उसको ऑर्गेनिक तरीके से, वो सारा प्रोसेस हमारे किस में होता है, फार्माकोग्नोसी। अगर हम फार्माकोग्नोसी के स्कोप की बात करें तो ये क्या है, क्रूशियल लिंक बनाता है जो हमारी फिशनेबल ड्रग सिस्टम है, यानी कि जो एलोपैथिक है उसका लिंक किसके साथ जोड़ता है, जो हमारी पुरानी इंडियन मेडिसिन थी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, जो हमारे एंशियंट मेथड थे, और एलोपैथिक के बीच में एसोसिएशन बनाता है। दूसरा क्या करता है, ये जो हमारा मटेरियल मेडिकल है, साथ में मेडिकेटिव केमिस्ट्री है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है और एडिशनल फार्मेसी है, इनके बीच में भी एक एसोसिएशन की तरह वर्क करता है कि किस तरह से हमने जो मेडिकल मटेरियल है उसको यूज़ किया, कौन से केमिस्ट्री, कौन से केमिकल फार्मूला का यूज़ किया, क्या उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट थे ड्रग के, और भी बहुत सारी जो एडिशनल फार्मेसी होते हैं उसके बीच में ये लिंक या फिर एसोसिएशन बनाता है। साथ में जो फार्माकोग्नोसी होती है ये क्या करते हैं, हमारी जो फाइटोलॉजी है, टॉक्सोनॉमी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट बायोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी, फार्मेसी, मटेरियल मेडिकल, फोटोकेमिस्ट्री और जितने भी हमारे अदर फील्ड है साइंस की, उनमें एडवांसमेंट में भी हेल्प करती है फार्माकोग्नोसी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, कि जो इंडिया है वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। तो अगर हम बात करें इंडिया में क्या है, 3 टायर सिस्टम होता है। 3 टायर सिस्टम का मतलब क्या है कि पहला क्या है, सेंट्रल लेवल में आएगा, दूसरा स्टेट लेवल की बॉडी आएगी, थर्ड क्या होता है हमारा लोकल या फिर पेरिफेरल बॉडी, कि जितनी भी हेल्थ पॉलिसी बनेगी वो सबसे पहले कहाँ से अप्रूव होगी, सेंटर से, देन स्टेट में आएगी और स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में, या फिर जो लोकल और पेरिफेरल बॉडी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, तो इसमें क्या होता है, हमारे कुछ पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर आ जाते हैं, फिर इंडोजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन आ जाता है, फिर हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, नेक्स्ट वॉलेंट्री हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, और प्राइवेट सेक्टर। यानी कि पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर क्या है कि जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, नर्सिंग होम हो गए, साथ में गवर्नमेंट सेक्टर की जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, लाइक आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, CAC, PAC। नेक्स्ट, इंडोजीनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडोजीनस सिस्टम मतलब जो आयुष डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, यानी कि आयुर्वेदा,
यूनानी, सिद्धा, जितनी भी मेडिसिन है ये किस में आ जाती है, आपके इंडोजीनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी आपके हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया, या फिर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रोग्राम हो गया, या फिर हमारा एनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हो गए, ये सारे हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हो गए। नेक्स्ट कुछ वॉलेंट्री हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वॉलेंट्री हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, वॉलेंट्री हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी हो जाते हैं, जैसे प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए, या फिर आपके नर्सिंग होम हो गए, लेबोरेटरीज हो गई, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर की, तो पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारे कुछ फर्दर एजेंसीज आ जाती है, जैसे कि रूरल हेल्थ सर्विस और अर्बन हेल्थ सर्विसेज। रूरल मतलब जो हमारा ग्रामीण इलाका हो गया, और अर्बन का मतलब क्या है, थोड़ा शहरी इलाका हो गया। तो अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, विलेज हेल्थ गाइड, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा होगी, सब सेंटर देखने को मिलेंगे आपको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितनी भी सर्विसेज होगी वो क्या होगी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में CSC, PAC, देन सब सेंटर, और उसके बाद आंगनबाड़ी सेंटर आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट अगर हम अर्बन हेल्थ सिस्टम की, थोड़े शहरी की बात करें, तो वहाँ पे आपका एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे क्या है, दून हॉस्पिटल, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और दूसरा सुशीला तिवारी। ठीक है, कुछ डिस्पेंसरी हो गई हमारी गवर्नमेंट, फिर मेडिकल कॉलेज हो गए, टीचिंग इंस्टीट्यूट हो गए जो गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाते हैं इसमें कुछ, जैसे ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS। ठीक है, और अदर एजेंसीज में जैसे कि रेलवे के अपने हॉस्पिटल होता है, मिलिट्री या फिर डिफेंस के अपने हॉस्पिटल या अपनी सर्विसेज होते हैं, वो हमारे अदर में आ जाते हैं। लेकिन ये भी किसकी कैटेगरी है, पब्लिक एंड गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम की, ठीक है, यानी कि ESI। तो ESI सबसे पहले 1948 में इंट्रोड्यूस किया था, जो किसके लिए था, मेनली जो वर्कर थे, ठीक है, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज वर्कर थे, उनके लिए हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ESI आया गया था। इस स्कीम में क्या किया, मेटर्निटी बेनिफिट, मेडिकल केयर इन कैश, ठीक है, और कोई भी अगर उनको कोई घर में क्या है, कोई डेथ हो रही है, उसके डेथ के लिए कोई जो एक्सपेंशन आ रहा है उसके लिए, या फिर कोई डिसेबिलिटी हो रही है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसमें बेनिफिट मिल रहा था। ठीक है, साथ में मैटरनिटी बेनिफिट भी देखने को मिल रहा था। वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो किसने बनाई थी, यूनाइटेड नेशन ने। जितने भी हमारे पब्लिक हेल्थ मैटर है उन उन सब के लिए कंसर्निंग बॉडी कौन सी है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, जनेवा में। अगर हम बात करें रिसेंटली तो 194 मेंबर है, स्टेट इसके मेंबर है, साथ में 150 कंट्रीज ऑफिसेज हैं इसके, 150 कंट्री में इसके ऑफिसेज हैं, और 6 इसके रीजनल ऑफिस ऑल ओवर कंट्री में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल ओवर हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि क्योंकि ये क्या है, कब स्टैब्लिश हुई थी, 7 अप्रैल में, इसलिए तभी से क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि WHO इसका हमारी जो इंडिया है वहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन रहा, तो सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 12 जनवरी 1948 में इंडिया में WHO आया था, जिसका हेडक्वार्टर का है ईस्ट एशिया में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो WHO इसने अपना कंट्रीब्यूशन किया और स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए अपना एफर्ट दिखाया। तो 1967 में जो स्मॉल पॉक्स थे उसके केस रिड्यूस होकर 65% चले गए। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या फिर हम बोल सकते हैं जो WHO है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या बोला कि इंडिया 1977 में स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया। यानी कि अगर हम बात करें कि इंडिया से स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हुआ था, तो 1977 में। साथ में जो WHO है उसने क्या, उसके जो मेन कंसर्न थे वो किस किस एरिया में वर्क कर रहा था, हेल्थ के लिए तो कर रहा था, वो हेल्थ हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, साथ में क्या कर रहा था, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं उसके लिए वर्क करता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटिस, उसके लिए वर्क करता है। कोई भी ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आया उसको कंट्रोल करने के लिए, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, जितनी भी एंटीबायोटिक थी जैसे पेनिसिलिन है उससे रेसिस्टेंट क्रिएट हो गया था, तो उसके लिए इसने वर्क किया। साथ में इबोला को इरेडिकेट करने के लिए वर्क किया। जो हमारी PAC, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, पर्सन PAC के कांटेक्ट में आता है, प्राइमरी हेल्थ केयर ही चाहिए होती है, वो वीक है, उसको उसने क्या किया, स्ट्रेंथ करने के लिए
ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए वर्क करता है। साथ में डेंगू को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या बोला है कि हम डेंगू को 50% रिड्यूस कर देंगे बाय द ईयर ऑफ 2020। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन की। अगर नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2013 में लॉन्च किया था, जिसका मेन काम क्या था, जितना भी हमारा रूरल एरिया होगा वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज या फिर जितनी भी सर्विसेज हो उनको प्रोवाइड करवाना। अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन तो इसके हमारे 3 कंपोनेंट है। पहला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और थर्ड है टर्शरी केयर प्रोग्राम। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि हर गांव में चाहे वो कितना भी आउटरीच क्यों ना, वहाँ पे जितनी भी हमारी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, उसको प्रमोट करना। दूसरा था हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ की, जितने भी हमारे अर्बन हेल्थ के हॉस्पिटल है उनको वेल स्टैब्लिश करना, वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी, जितना भी हमारे डिलीवरी का इंस्ट्रूमेंट हो गया, सिजेरियन डिलीवरी हो गया, उसको करवाना, कंडक्ट करवाना। और थर्ड था हमारा टर्शरी केयर प्रोग्राम कि उसके बाद जितना मोटालिटीज चाहिए उसको लॉन्च करवाना या फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाना। नेक्स्ट है कुछ मेजर इनिशिएटिव थे एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या फिर नेशनल हेल्थ मिशन के। तो इसने क्या किया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को लॉन्च किया 1 जून 2011 में। इसमें क्या था कि हमारा जो एक तो सबसे पहले एंटीनेटल, जितने भी एंटीनेटल मदर है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है उनका फ्री चेकअप करवाना, उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि फ्री में उनका क्या है डिलीवरी करवाना, साथ में उनके जो बच्चे हैं उनको केयर देना, पूरा का पूरा ये क्या होगा सारा फ्री होता है बच्चों मदर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो वो किसके अंदर था, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, द विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमेटी। इन्होंने क्या किया, विलेज में एक लोकल बॉडी के साथ जैसे आंगनबाड़ी वर्कर हो गए, आशा हो गई, प्रधान हो गए, उनके साथ एक कमेटी बनाई जिसने क्या किया, गांव के जो सैनिटरी इश्यूज थे साथ में जो न्यूट्रिशनल इश्यूज थे उनको इन्होंने इसमें आइडेंटिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, जो हमारा एनआरएचएम था इन्होंने क्या किया, 9.15 लाख आशा, यानी कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशाओं को फैसिलिटेट किया या फिर उनको लेकर आए, जिससे क्या हो, जो हमारे कम्युनिटी लेवल हेल्थ थी या फिर जो हमारे रूरल एरिया की हेल्थ थी उसी प्रमोट हो गई। ठीक है, क्योंकि आशा को क्या थी, बेसिक नॉलेज थी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में। वो क्या करती थी, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हो गई उनको बेसिक नॉलेज देना या फिर उनको मेनली लिंक क्रिएट करती थी, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है या फिर डॉक्टर्स हो गए या फिर हायर स्टाफ हो गए, नर्सिस हो गए, उनके साथ लिंक क्रिएट करने का काम कौन करती थी, आशा। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव दिया। इन्होंने क्या किया, जो 5% एडिशनल फंड था वो हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दिया कि जितने भी लोग हैं उनको फ्री में पीएचसी सीएचसी में ड्रग प्रोवाइड हो जाए, जिससे क्या हो, जो डिजीज है वो प्रॉपर ट्रीट हो पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसी डाइट जिसमें क्या है, एडिक्वेट अमाउंट में जितना भी हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए, फॉर एग्जांपल के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर सब चीज के और बैलेंस अमाउंट में हो, उनको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट कहते हैं हर इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और साथ में उसके डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट। वहीं अगर हम बैलेंस डाइट में बात करें तो बैलेंस डाइट में हमारे 2 तरह के न्यूट्रिएंट देखने को मिलता है। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, साथ में वाटर हो गया। वहीं अगर हम बात करें माइक्रो, माइक्रो मीन्स कम अमाउंट में चाहिए, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल पर्सन को कितने फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो बैलेंस या किस तरह के बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी आरडीए क्या होती है। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड, आरडीए आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कि उसको डेली कितना अलाउंस है, यानी कि उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस डाइट। अगर सेरेल्स की बात करें, दालें वगैरह की बात करें, सेरेल पल्सेस की बात करें, तो कितना चाहिए होगा, 1 रोटी या फिर 25 ग्राम व्हीट फ्लोर। ठीक है, अगर पल्सेस की बात करें तो 25 ग्राम चाहिए उसको। मिल्क की बात करें तो 1 ग्लास या फिर 250 ml पर डे चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें तो 100 ग्राम, ठीक है, फ्रूट उसको चाहिए होते हैं। या रॉ वेजिटेबल की बात करें तो 100 टू 125 ग्राम। वहीं फैट्स ऑन ऑयल की बात करें तो 5 ग्राम डेली उसको
फैट या ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या एक नॉर्मल इंडिविजुअल की आरडीए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज क्या है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की वजह से अगर कोई डिफिशियंसी हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। अब अगर हम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो अगर विटामिन ए की बात करें तो उसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी, विटामिन बी2 की वजह से एर्बोफ्लैविनोसिस, ठीक है, विटामिन बी3 की वजह से प्लैग्रा देखने को मिलेगा, विटामिन बी5 की वजह से पैरास्थीसिया देखने को मिलेगा, विटामिन बी6 की वजह से आपको पर्नीशियस अनीमिया या फिर अनीमिया देखने को मिलेगा, विटामिन बी7 की वजह से डर्मेटाइटिस या फिर एंट्राइटिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें विटामिन 9 और विटामिन 12 की वजह से मेगाब्लास्टिक अनीमिया देखने को मिलेगा। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी यानी कि गम ब्लीडिंग और स्वेलिंग ऑफ गम्स देखने को मिलेगा। विटामिन डी की बात करें तो इसमें रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया, रिकेट्स मीन बोन सॉफ्टनिंग या फिर वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन, और ऑस्टोमलेशिया की बात करें तो बोन वीकनिंग इन अडल्ट। विटामिन ई की बात करें तो इससे क्या होगा, लेस फर्टिलिटी यानी कि इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। और विटामिन के की बात करें तो इससे नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वहीं अगर हम कुछ मिनरल्स की बात करें तो अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो इसके कारण क्या होगी, बोन डिजीज आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर क्लोराइड की बात करें तो इसके कारण क्या होगा, आपके जो टीथ हैं वो क्या होंगे, वीक हो जाएंगे। मैग्नीशियम की बात करें तो इसके कारण क्या होगा, मसल वीकनेस देखने को मिल सकती है। ऐसे फॉस्फोरस की बात करें तो ये भी क्या है, आपके बोन को वीक कर सकता है। पोटेशियम की बात करें तो इसके कारण भी क्या होगा, नर्व इम्पल्सिस प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सोडियम की बात करें अगर बॉडी बॉडी में सोडियम की डिफिशियंसी होगी तो उसके कारण क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, उसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, माल न्यूट्रिशन या फिर क्वाशियोरकोर मरासमस, ठीक है। अगर किसी पर्सन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसमें आपको क्वाशियोरकोर देखने को मिलेगा या फिर माल न्यूट्रिशन, कुपोषण देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे फार्मेसीज हैं उनका जो रिमेनिंग सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।